नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के वितान भाग 2 के पहले पार्ट के बारे में, जो कि है सिल्वर वेडिंग। इस पाठ को लिखा है मनोहर श्याम जोशी ने। तो दोस्तों, इस फाइल का PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इसे वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का सारांश। यह लंबी कहानी लेखक की अन्य रचनाओं से कुछ अलग दिखाई देती है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले जा रहे हैं। जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर के दो जुमले इस कहानी के वाक्य हैं। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर है। वे इन स्थितियों का जिम्मेदार भी किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते। दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर यशोधर पंत ने जब आखिरी फाइल का काम पूरा किया तो दफ्तर की घड़ी में 5:25 हुए थे। वे दफ्तर की घड़ी को सुस्त बनाते हैं। वापसी के समय वे किशन दाग की उस परंपरा का निर्वाह करते हैं जिसमें जूनियरों से हल्का मजाक किया जाता है। दफ्तर में नए असिस्टेंट चड्ढा थोड़ी बदतमीजी पूर्ण व्यवहार करते हुए पंत जी से उनकी चूनेदानी का हाल पूछते हैं। पंत जी ने उसका जवाब दिया और फिर चड्ढा ने पंत जी की कलाई थाम ली और कहा कि यह घड़ी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, अब तो डिजिटल घड़ी ले लो जो डिजिटल समय बताए। पंत जी ने उससे बताते हुए कहा कि यह घड़ी उन्हें उनकी शादी में मिली है, अभी तक भी यह सही समय ही बताती है। इस तरह जवाब देने की परंपरा किशन दा के क्वार्टर में थी, जहां यशोधर को शरण मिली थी। किशन दा कुंवारे थे और पहाड़ी लड़कों को आश्रय देते थे। पंत जी जब दिल्ली आए थे तब उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। तब किशन दा ने उन्हें मेस का रसोइया बनाकर रख लिया। तभी चड्ढा की आवाज़ से वे जागरूक हुए और मेनन द्वारा शादी के संबंध के बारे में सवाल को जवाब देते हुए कहते हैं कि नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। मतलब वो अपना एनिवर्सरी का डेट बताते हैं। तो मेनन ने उन्हें सिल्वर वेडिंग की बधाई दी, मतलब वो डेट जो था वो आज ही था। तो आज उनकी सिल्वर वेडिंग थी। सिल्वर वेडिंग का अर्थ होता है 25वां सालगिरह। चड्ढा ने उनसे चाय व लड्डू की मांग की। यशोधर जी रुपये देते हैं, परंतु यह उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। वे आयोजन में सम्मिलित नहीं होते। उनके साथ बैठकर चाय पानी में वक्त बर्बाद करना उनकी परंपरा के विरुद्ध है। वे मानते थे कि ये सब तो केवल अंग्रेजों की चोचले हैं, ये हमारे परंपरा में ऐसा कुछ नहीं है। यशोधर बाबू ने इधर रोज मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनने की नई रीति अपनाई है। यह बात उनकी पत्नी व बच्चों को अखरती थी, क्योंकि वह बुजुर्ग नहीं थे। मंदिर में उठकर वह पहाड़गंज जाते थे और घर के लिए साग सब्जी लेते। घर पर वे 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते थे, क्योंकि घर में उनके पत्नी और बच्चे से अनबन बनी रहती थी, तो वे घर देर से ही पहुंचना पसंद करते थे। आज यशोधर बाबू जब मंदिर जा रहे थे तब उनकी नज़र किशन दा के क्वार्टर पर पड़ी। अब वहाँ 6 मंजिला मकान बन रहा है। उन्हें बहुमंजिली इमारतें देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। यही कारण है कि उन्हें अच्छे क्वार्टर मिलने का ऑफर भी स्वीकार नहीं है। जब उनका क्वार्टर टूटने लगा तब उन्होंने शेष क्वार्टर में से ही अपने नाम एक अलाउट करवा दिया। मतलब वे केवल आसपास में ही रहना चाहते थे, क्योंकि वे किशन दा की स्मृति के लिए यहीं रहना चाहते थे। यशोधर बाबू का बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पर लग गया था। यशोधर बाबू को भी यह समहाउ इम्प्रॉपर लगता था, क्योंकि यह कंपनी शुरू में 1,500 रुपये प्रति माह वेतन देती थी। उनका दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा था। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेके अमेरिका चला गया। उनकी एकमात्र बेटी शादी से इनकार करती है, साथ ही वह डॉक्टर के उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की धमकी भी देती है। वे अपने बच्चों की तरक्की से खुश तो हैं, परंतु उनके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते। यशोधर बाबू की पत्नी संस्कारों से आधुनिक नहीं है।
परंतु बच्चों के दबाव में वह मॉडर्न बन गई है। अब वह बच्चों का पक्ष लेती है तथा खुद भी अपने सहूलियत के हिसाब से यशोधर बाबू की बातें मानने की बात कहती है। किशन दा के क्वार्टर के सामने खड़े होकर वे सोचते हैं कि वे शादी ना करके पूरा जीवन समाज को समर्पित कर देते तो अच्छा होता। फिर यशोधर बाबू ने सोचा कि किशन दा का बुढ़ापा कभी सुखी नहीं रहा। रिटायरमेंट के बाद किसी ने उन्हें अपने पास रहने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर ने भी यह पेशकश नहीं की क्योंकि वे साधु-सीधे थे। किशन दा कुछ समय किराए के मकान में रहे और उसके बाद फिर गांव लौट गए। साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें कोई बीमारी भी नहीं हुई थी। यशोधर को इसका कारण भी पता नहीं। वे किशन दा की यह बात याद रखते थे कि जिम्मेदार पड़ने पर हर व्यक्ति समझदार हो जाता है। वे मन ही मन यह स्वीकार करते थे कि दुनियादारी में उनके बीवी बच्चे अधिक सुलझे हुए हैं। किशन दा कहते थे कि मूर्ख लोग घर बनाते हैं और सियाने लोग उसमें रहते हैं। रिटायरमेंट होने पर गांव की पुश्तैनी घर पर चल जाओ। वे इस बात को आज भी सही मानते हैं। बिरला मंदिर के प्रवचनों में उनका मन नहीं लगा तो गीता के पाठ में जनार्दन शब्द सुनने से उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। उनकी चिट्ठी से पता चला कि वे बीमार हैं। यशोधर बाबू अहमदाबाद जाना चाहते थे, परंतु उनकी पत्नी व उनके बच्चे उनका विरोध करते हैं। यशोधर खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं तथा बच्चों को भी वैसा ही मानने की इच्छा रखते हैं। किंतु उस दिन तो हद ही हो गई जिस दिन कमाओ बेटे यानी कि बड़े बेटे ने यह कह दिया कि आपके बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। वे यह भी चाहते थे कि बच्चे उनसे सलाह लें, परंतु बच्चे उन्हें सदैव उपेक्षित करते थे। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। वे चाहते थे कि उनके लड़के घर का सामान खुद लाए, परंतु उनकी आपस की लड़ाई से उन्होंने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। बच्चे चाहते थे कि वे इन कामों के लिए नौकर रख ले, परंतु यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उन्हें दे। क्या वह जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता? उनके ऊपर वह हर काम अपने पैसों से करने की धौंस देता है। घर में वह तमाम परिवर्तन अपने पैसे से कर रहा है, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि लाकर। वह हर चीज़ पर अपना हक समझता है। सब्जी लेकर वे क्वार्टर पहुँचे। वहाँ एक तख्ती पर लिखा था Y.D. पंत यानी यशोधर पंत। उन्हें पहले गलत जगह आने का भी धोखा हुआ। घर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिलें तथा लोग विदा ले दे रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को कार में बैठे किसी साहब से हाथ मिलाते देखा। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी व बेटे को बरामदे में खड़ा देखा, जो कुछ मेम साहबों को विदा कर रही थी। लड़की जीन्स व बगैर बांह की टोप पहनी हुई थी। पत्नी ने ओठों पर लाली लगाई हुई थी यानी लिपस्टिक लगाई हुई थी। यशोधर बाबू को यह सब समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। यशोधर चुपचाप घर पहुँचे तो उनके बड़े बेटे ने देर से आने का उलाहना दिया। यशोधर ने शर्मीली सी हंसी हंसते हुए पूछा कि हम लोग यह सिल्वर वेडिंग कब से मनाने लगे हैं? यशोधर के दूर के भांजे ने कहा, जब से तुम्हारा बेटा 1500 महीने कमाने लगा है, तब से। यशोधर को अपनी सिल्वर वेडिंग की यह पार्टी भी अच्छी नहीं लगी। उनके पुत्र भूषण ने जब अपने मित्रों से यशोधर बाबू का परिचय करवाया तो उस समय उन्होंने प्रयास किया कि भले ही वे संस्कारी है, तथापि विलायती रीति रिवाज भी अच्छी तरह से परिचित होने के एहसास कराएं। बच्चों के आग्रह पर यशोधर बाबू अपनी शादी की सालगिरह पर केक काटने के स्थान पर जाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने केक भी काटा, परंतु उन्होंने केक खाया नहीं। अधिक आग्रह पर उन्होंने संध्या ना करने का बहाना किया तथा पूजा में चले गए। आज उन्होंने पूजा में देर लगाई ताकि अधिकतर मेहमान चले जाएं। यहाँ भी उन्हें किशन दा दिखाई दिए। उन्होंने पूछा कि जो हुआ होगा
सो आप कैसे मर गए? किशनदास कह रहे थे कि सभी इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, चाहे वह गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, अमीर हो या गरीब। शुरू और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदास आज भी उनका मार्गदर्शन करने में सक्षम है। किशनदास अकेले रहे थे। उनका मानना था कि यह सब माया है। जो भूषण आज इतना उछल रहा है, वह किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा। इस बीच यशोधर की पत्नी ने वहां आकर पूछा कि आज पूजा में ही बैठे रहोगे? मेहमानों के जाने की बात सुनकर वे गमछे में ही बैठक में चले आए। बच्चे इस परंपरा के सख्त खिलाफ थे। टेबल पर रखे प्रेजेंट को खोलने की बात कही बच्चों ने। भूषण उन्हें खोलता है कि ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। सुबह दूध लाने के समय आप फटा हुआ फुलओवर पहनकर चले जाते हैं। वह बुरा लगता है। बेटी पिता का पैजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। बच्चे के आग्रह पर वे गाउन पहन लेते हैं। उनकी आँखों की कोर में जरा सी नमी चमक आती है। यह कहना कठिन है कि उनको भूषण की यह बात चुभ गई कि आप इसे पहनकर दूध लेने जाया करें। वह स्वयं दूध लेने की बात नहीं करता है। तो दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही। तो हम लोग इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर अगले पार्ट में देखेंगे और मैं आशा करता हूँ कि इसके बाद आपको और कहीं से भी यह पाठ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।